हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 49 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है, ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मलाला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलाला दिवस मनाया जाता है आपके 12 जुलाई को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो 12 जुलाई को पाकिस्तान की समाज सेवी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफ जई का जन्मदिन होता है। तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस घोषित कर दिया है। दुनिया भर में मलाला दिवस को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और देखिए, मलाला का जन्म 12 जुलाई 1997 को कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के स्वात घाटी में हुआ था। पाकिस्तान के स्वात घाटी में इनका जन्म हुआ था। और 12 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, मलाला दिवस। और हाल ही में 12 जुलाई को यह दिवस मनाया गया है। तो करंट से रिलेट करके आयोग द्वारा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बना है? तो देखिए, भारत का कौन सा ऐसा शहर है? ये शहर है नागपुर शहर। नागपुर शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर, यानी कि 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबा वायडक्ट सिंगल कॉलम पियर्स पर समर्थित है। देखिए, डबल डेकर वायडक्ट पर निर्मित अधिकतम मेट्रो स्टेशनों को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो नागपुर है, इसने यह रिकॉर्ड बनाया है, ये ध्यान रखेंगे। नागपुर शहर ने सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देखिए, हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों में राज्य के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण का चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये, जिसको जारी किया गया है वर्ष 2022 में। और बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की अगर हम बात करें, तो बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में तमिलनाडु इस वर्ष चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ऊपर है। और इसके बाद बात करें तो इसके बाद है गुजरात राज्य।
गुजरात, राज्य है इसके बाद, और उसके बाद है महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा ग्राम योजना की शुरुआत किसने की? देखिए, गंगा ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? उमा भारती ने। कहाँ पर की थी? उत्तरकाशी में की थी। देखिए, गंगा ग्राम योजना की शुरुआत उत्तरकाशी में किसने की, ये बताना है। तो उमा भारती ने उत्तरकाशी में गंगा ग्राम योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गंगा ग्राम योजना जो है इसके तहत प्रदेश के 2 और ग्रामों को शामिल कर लिया गया है, और ये 2 ग्राम किस जनपद के हैं? ये हैं उत्तरकाशी जनपद के। तो गंगा ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 2 और ग्रामों को शामिल कर लिया गया है। इससे पहले राज्य में एकमात्र गांव, जो कि कौन सा गांव था? माला गांव था। माला गांव कहाँ पर स्थित है? माला गांव है पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल के एकमात्र गांव जो कि माला गांव था, जिसको गंगा ग्राम योजना के तहत, एकमात्र गांव ऐसा था पौड़ी गढ़वाल का जिसको गंगा ग्राम योजना के तहत सम्मिलित किया गया था। और गंगा ग्राम योजना के तहत अब प्रदेश के 2 और ग्रामों को भी शामिल कर लिया गया है, और ये 2 गांव हैं उत्तरकाशी जिले के, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, अगस्त 2017 की अगर हम बात करें तो अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा ग्राम योजना की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा ग्राम योजना की शुरुआत की। और देखिए, नमामि गंगे अभियान 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में शुरू किया गया था। नमामि गंगे अभियान को कब शुरू किया गया था? 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में शुरू किया गया था। नमामि गंगे योजना के तहत भागीरथी इसके अलावा अलकनंदा और गंगा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है। नमामि गंगा योजना जो है इसके तहत कितने नदियों को? भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और मंदाकिनी, इन नदियों को शामिल किया गया है। तो गंगा ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2017 में। और नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई वर्ष 2016 में। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग जो है इसका गठन किया गया किस वर्ष? वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस विभाग के तहत जो आपका पर्वतीय विकास विभाग है, तो इस विभाग के तहत गठित दोनों मंडलों के विकास निगम पर्वतारोहण तथा पथारोहण, एक तो आपका पर्वतारोहण, दूसरा पथारोहण के प्रचार प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। आपका जो ये विभाग है पर्वतीय विकास विभाग, तो इसके तहत गठित दोनों जो मंडल हैं उसके विकास निगम पर्वतारोहण और पथारोहण के प्रचार प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। यानी कि पर्वतीय विकास विभाग पर्वतारोहण तथा पथारोहण से संबंधित विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण मित्र योजना वर्ष 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई है। देखिए, कहाँ पर शुरू की गई? पर्यावरण मित्र योजना सर्वप्रथम इसको वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। कहाँ पर किया गया था? श्रीनगर में इसकी शुरुआत की गई थी पर्यावरण मित्र योजना की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह योजना कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। पर्यावरण मित्र योजना जो है ये कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित है, और यह जो योजना है ये सर्वप्रथम श्रीनगर के अधिकारी हरक सिंह रावत के द्वारा वर्ष 2006 में शुरू की गई। श्रीनगर के अधिकारी हरक सिंह रावत के द्वारा इसको शुरू किया गया था वर्ष 2006 में। और इस योजना के तहत शहर में जगह जगह ट्रॉली रिक्शा युक्त पर्यावरण मित्र तैनात किए गए, जो घरों से निकलने वाले जैव और अजैव कूड़े को अलग अलग उठाते हैं। और योजना के तहत खुले में कूड़ा फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है, और एकत्र किए गए जैविक कूड़े से खाद बनाया जाता है, जबकि अजैविक जो कूड़ा है तो अजैविक कूड़े को
रिसाइक्लिंग हेतु भेजा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है अजैविक कूड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहरादून में राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए देहरादून में स्थित है आपका राजपुर नहर, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी कर्णावती ने। इसका निर्माण किया था रानी कर्णावती ने। देखिए रानी कर्णावती गढ़वाल शासक महीपति शाह की पत्नी थी और रानी कर्णावती को नाक कटनी रानी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाक कटनी रानी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, रानी कर्णावती को। और देहरादून का जो करणपुर गांव है ना, करणपुर गांव कहाँ पर देहरादून में स्थित है? तो करणपुर गांव भी किसने बसाया था? महारानी कर्णावती ने बसाया था। तो रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। आज का ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के लिए भी ये जो सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप सभी लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और देखिए सुबह 10 बजे आपको उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 10 बजे वाली क्लास भी फॉलो कीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, 3-4 पार्ट उसके भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं और आपका 49 पार्ट फॉरेस्ट गार्ड के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुरानी क्लास को नहीं देखा है, पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। सभी के प्लेलिस्ट, सभी क्लासेस, सभी सीरीज़ के प्लेलिस्ट बन चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो प्लेलिस्ट पर आप सभी लोग विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटियों के बीच स्थित है? तो बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है, दारमा और ब्यास घाटियों के बीच स्थित जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर कीजिए अपना जल्दी से। देखिए दारमा और ब्यास घाटियों के बीच स्थित है आपका सिनला दर्रा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें लासपे दर्रे की तो ये पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच स्थित है कौन सा दर्रा? लासपा दर्रा। सुंदर ढूंगा दर्रा जो है ये आपके बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित है। बागेश्वर और चमोली को ये जोड़ने वाला दर्रा है। कालिंदी दर्रा जो है ये उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित दर्रा है। तो ये सभी दर्रे आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए अगला है आपका, भारत में स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? देखिए भारत के स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू फिनले। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां जो कमिश्नर था वो कौन था? ये था डब्ल्यू फिनले, जो कि वर्ष 1943 ईस्वी से लेकर वर्ष 1947 ईस्वी तक पद पर बना रहा। कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 ईस्वी से लेकर वर्ष 1948 ईस्वी तक के एल मेहता जो हैं, के एल मेहता कुमाऊं के कमिश्नर के पद पर बने रहे। ये ध्यान रखें, के एल मेहता ने कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला 1947 से लेकर 1948 तक कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद। आपसे पूछा जा सकता है बताइए स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बने थे? तो कौन बने थे? के एल मेहता बने थे, जो कि वर्ष 1947 से वर्ष 1948 तक अपने पद पर बने रहे। और पी बिरनम की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। और बात करें कैंपवेल की तो स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी जो जब आंदोलन चल रहा था तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे?
कैंपवेल थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं आपके। अगला देखिएगा, गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट किस गढ़ नरेश को बनाया गया। देखिए, गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट किस गढ़ नरेश को बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड तक इस क्लास में आप सभी लोग बने रहें। देखिए, गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट बनाया गया था किसको, नरेंद्र शाह को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नरेंद्र शाह जो है ये वर्ष 1913 से लेकर 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, और इसकी संरक्षिका कौन थी, राजमाता नेपालिया। राजमाता नेपालिया नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। नरेंद्र शाह ने राज्य में भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किया था। पूछा जाए कि भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, नरेंद्र शाह ने किया था। और इसने शेर शाह सूरी की भांति सड़कें भी बनाई थी, अनेक सड़कों का निर्माण कराया था। जैसे शेर शाह सूरी ने कई सड़कें बनवाई थी ना, उसी तरह शेर शाह सूरी की तरह ही इन्होंने कई सड़कों का निर्माण कराया। और वर्ष 1920 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने बरा व बेगार, एक तो बरा हो गया, दूसरा हो गया बेगार, बरा व बेगार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया था। ये कब किया था, वर्ष 1920 ईस्वी में किया था। और वर्ष 1920 ईस्वी में ही जो नरेंद्र शाह है, इन्होंने एक कृषि बैंक की भी स्थापना की थी। और वर्ष 1921 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी में प्रथम बार यानी कि पहली बार जनगणना करवाई थी। काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आपको बताना है कि जो वित्त विधेयक है, इसके बारे में विशेष उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 117 है, इसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। बात करें अनुच्छेद 119 की, तो इसमें संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया गया है। अनुच्छेद 121 की बात करें, तो अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निबंधन किया गया है। और अनुच्छेद 123 की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में, यानी कि जब विश्राम काल होता है, तो विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में कौन सा उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक जो सामाजिक आंदोलन है वो भारत में किससे संबंधित है, ये बताना है। तो ये संबंधित है आरटीआई अधिनियम से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आरटीआई अधिनियम से ये संबंधित है। देखिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी कि MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना वर्ष 1987 ईस्वी में अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि ने की थी। किसने किसने की थी, देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1987 ईस्वी में की गई थी। अरुणा राय, निखिल डे और शंकर सिंह, तो इनके द्वारा की गई थी। और ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए इसे जाना जाता है। और भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, वर्ष 1990 ईस्वी से मानी जाती है। भारत में सूचना के अधिकार हेतु जन आंदोलनों की जो शुरुआत है वर्ष 1990 ईस्वी से मानी जाती है, जब MKSS यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन
ने राजस्थान सरकार से अकाल राहत कार्यों और दी जाने वाली मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सफल संघर्ष किया। और देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में भी इस संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही सूचना के अधिनियम को लाने में। ये ध्यान रखेंगे, काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का आपका, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिएगा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम वर्ष 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 का भाग है उसके अनुरूप है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन वर्ष अक्टूबर 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? देखिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है इसको संसद ने पारित किया गया था वर्ष 1976 ईस्वी में। संसद ने वर्ष 1976 ईस्वी में पारित किया था। देखिए, बंधुआ मजदूरी प्रथा या बंधुआ उन्मूलन जो है, बंधुआ मजदूरी प्रथा या उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया। बंधुआ मजदूरी प्रथा या उन्मूलन अध्यादेश कब जारी किया गया था? 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था और इसी तिथि से ये प्रभावी हुआ। और इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया था। ये ध्यान रखेंगे, बंधुआ मजदूरी प्रथा या उन्मूलन अध्यादेश था ये, जो कि कब जारी किया गया था? 25 अक्टूबर 1975 ईस्वी में जारी किया गया था और इसी तिथि से ही प्रभावी भी हो गया था। और इसका स्थान बाद में किसने ले लिया था? बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया था, किस वर्ष किया था? वर्ष 1980 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित या उससे प्रासंगिक विषयों के उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। 25 अक्टूबर 1980 से यह अधिनियम प्रभावी है। अगला देखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी की खेती प्रारंभ हुई थी? देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम किस जड़ी बूटी की खेती प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलाडोना। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, नॉर्मन गिल जो थे, नॉर्मन गिल ने वर्ष 1903 ईस्वी में बेलाडोना की खेती कुमाऊं में शुरू की थी। और नॉर्मन गिल जो है, इन्होंने एट्रोपा बेलाडोना के बीज है ये विदेशों से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में बोया था। कहाँ पर बोया था? एक तो नैनीताल में, दूसरा चौबटिया में बोया था। और नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन में ही बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए प्लांट भी लगाया था। बात करें घिंगारू की, तो घिंगारू जो है ये राज्य में पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी है जो कि हृदय रोग के लिए फायदेमंद है। बात करें मरोड़ फली की, तो सांप विष को कम करने में सहायक जड़ी बूटी है मरोड़ फली। जबकि झंगूरा या फिर
जो झूला जड़ी बूटी है, ये राज्य में ऐसी जड़ी बूटी है जो फ्रांस को निर्यात होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैती आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? मैती आंदोलन बताना है आपको किस वर्ष शुरू किया गया था। मैती आंदोलन जो है इसको शुरू किया गया था वर्ष 1996 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस सेशन को फॉलो कीजिएगा। डेली बेसिस पे आप सभी लोग फॉलो कीजिए ना। आपने 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर ली है, अब आप जो ये सेशन है वो छोड़ देंगे तो आप सब भूल जाएंगे, तो दोबारा से आपको फिर से पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग छोड़े नहीं इन सेशन को, डेली आप फॉलो कीजिएगा। सितंबर माह में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन करते रहें डेली बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम भी आपके 2 महीने बाद होने वाला है, तो उसके लिए भी ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप सभी लोग फॉलो कीजिए डेली। देखिए मैती आंदोलन जो है ये वर्ष 1996 ईस्वी में शुरू किया गया था, और इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इस आंदोलन के प्रवर्तक प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। कल्याण सिंह रावत इसके प्रवर्तक थे मैती आंदोलन के। और मैती आंदोलन को मूर्त रूप किसके द्वारा दिया गया था? हिमालय वन्यजीव संस्थान द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूधातोली लोक विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए दूधातोली लोक विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वर्ष 1982 ईस्वी में उफरे खाल, पौड़ी गढ़वाल के उफरे खाल में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सच्चिदानंद भारती के द्वारा। सच्चिदानंद भारती ने इसकी स्थापना की थी। और देखिए सच्चिदानंद भारती ने उफरे खाल पौड़ी में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम क्या था? पानी राखो आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवधेश कौशल का संबंध है। देखिए अवधेश कौशल जो है इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है पर्यावरण से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। अवधेश कौशल जो है ये एक पर्यावरण प्रेमी हैं, और इन्हें खान माफिया से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने वर्ष 1983 ईस्वी में देहरादून मसूरी क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। और उस समय पर्यावरण के मुद्दे पर दायर होने वाली यह पहली याचिका थी, और फैसला भी इन्हीं के पक्ष में हुआ था। बाद में इन्होंने देहरादून से 11 किलोमीटर दूर स्थित सहस्त्रधारा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास ने रामचरितमानस में किस नदी को सुरसरी की धारा कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में कौन सी नदी है जिसको सुरसरी की धारा कहा था? ये कहा था मंदाकिनी नदी को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जनपद के मद्राचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर से, चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और सहायक नदी की बात करें तो मधुगंगा नदी इसकी सहायक नदी है। मधुगंगा और मंदाकिनी जो नदी है, मधुगंगा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? काली मठ के पास। काली मठ के पास इन नदियों का संगम होता है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंदाकिनी को सुरसरी की धारा कहा है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपका कैसा रहा, कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, और आपने 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।